comprehensions, antonyms, synonyms, closer test, sentence correction, each and everything was included in it. ठीक हो गया. सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 से. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस. वो वर्ड या फ्रेज चूज करें जो कि सेंटेंस को बेस्ट कंप्लीट करती है. ठीक है. बाय द टाइम द रिसर्च पेपर इज फाइनली पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ the team dash on the project for over 2 years. By the time the research paper is finally published next month, the team dash on the project for over 2 years. Will work, has been working, will have been working, would work. देखिए, will work is simple future tense आप कह सकते हो. ये तब यूज होता है जब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन गिवन नहीं होती. ठीक है. सो दिस इज सिंपल फ्यूचर and it is used when there is no time duration given. इस क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन गिवन है कि टीम जो है जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, टीम को इस पे काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे. यानी जब तक ये रिसर्च पेपर को पब्लिश करेंगे, जो टीम है उनको ऑलमोस्ट 2 years कंप्लीट हो चुके होंगे इस पे काम करते हुए. हैज बीन वर्किंग हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर रेफरेंस में यूज नहीं होता. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या फिर ही शी इट होता है तो हम हैज बीन लगाते हैं. ठीक है. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो यूज होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज नहीं होता. यहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस चल रहा है कि भाई जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट, जब तक ये पेपर कंप्लीट होगा, इस टीम को इस प्रोजेक्ट पे यानी इस पेपर पे, इस पे रिसर्च करते हुए 2 साल का अरसा हो जाएगा. ठीक है. फॉर ओवर 2 years. सो हियर टाइम इज मेंशन. तो रीजन मैंने बता दी कि हैज बीन भी यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज बीन वर्किंग यूज करते हैं क्योंकि प्रेजेंट है, हैज की वजह से पता चल रहा, परफेक्ट बीन की वजह से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कंटिन्यूटी ये बता रहा है, और बीन जो है वो परफेक्टनेस बता रहा है, और हैज से ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट है. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, अगेन इसका भी फ्यूचर रेफरेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ये वजह है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर विल हैव बीन वर्किंग लगाएंगे क्योंकि आगे टाइम मेंशन्ड है 2 years. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी यहाँ पर आपने अपना राइट चॉइस मार्क करना है. वुड वर्क तब होता है कि जब कोई आप कंडीशन बता रहे हैं, पीछे इफ होता या कोई सिचुएशन होती कि जिसका होना ना होना हमारे पास क्लियर ना होता कि वो काम होगा या ना होगा, तो इस वजह से वो होगा इस्तेमाल. ठीक हो गया जी. आगे चलते हैं. The professor's lecture was so dash that even the most attentive students found it difficult to follow the central argument. Lucid, convoluted, second and redundant. अब यहां पर आपने करेक्ट मीनिंग के मुताबिक जो है ना वो बात को फिल अप करना है ताकि जो बात इसमें इस्तेमाल हो रही है उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है वो कंप्लीट हो जाए. उसका मीनिंग जो है ना वो ताकि क्या हो जाए, उसका मीनिंग जो है वो ताकि क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए और प्रॉपरली कंप्लीट हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक हो गया. तो यहां पर ऑप्शन बी आएगा. उसकी वजह क्या है कि देखिए सेंटेंस में ये चीज मेंशन्ड है कि उसका लेक्चर इतना ज्यादा क्या था कि जो मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट्स थे वो भी, उनको भी डिफिकल्ट लगा उसके सेंट्रल आर्गुमेंट को फॉलो करना, यानी उसके मेन पॉइंट को फॉलो करना उन स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट रहा जो कि बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर उसके लेक्चर में बैठे हुए थे. सो कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग. सो कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग इसका मीनिंग होता है. तो कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग इसका मीनिंग है, कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग. ल्यूसिड का तो मतलब होता है क्लियर, क्लियर. सेकंड हैंड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी कंसाइज, विच इज टू द पॉइंट, विच इज ब्रीफ एंड क्लियर. ठीक है. यानी शॉर्ट बात हो और टू द पॉइंट बात हो. रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग क्या होता है, एक ही बात को रिपीट करना. जिसको हम कहते हैं, मैं भी अक्सर आप लोगों को कह रहा होता हूँ ना, अगर कहीं पे कोई ऐसे हो या उसके वाले से मैंने आपको एडवाइस करनी हो तो मैं क्या कहता हूँ कि अवॉइड यूजिंग
रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट्स यानी रेपिटेटिव या अननेसेसरी बातों को वहां पे नहीं, आपने रेपिटेशंस को आपने यानी अवॉइड करना है, तो रेपिटेशंस को कहते हैं या रेपिटेटिवली सेम बात करने को कहते हैं। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो कॉन्वोलेटेड आएगा यहाँ पर कि भाई उसका आर्गुमेंट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था या कंफ्यूजिंग था कि स्टूडेंट्स जो कि अटेंटिव थे उस लेक्चर में वो भी, उनको भी समझ नहीं आया। हैड द डिप्लोमेट बीन मोर डैश ड्यूरिंग द इनिशियल नेगोशिएशंस the conflict might have been avoided entirely. Had the diplomat been more dash during the initial negotiations, negotiations कहते हैं settlements को, बातचीत को, the conflict might have been avoided entirely, यानी वो conflict होता ही ना, शुरू से होता ही ना, उसके होने की जरूरत ही नहीं थी। इनिशियल नेगोशिएशन यानी अर्ली नेगोशिएशंस के अंदर, अर्ली टॉक्स के अंदर अगर जो डिप्लोमेट है, जो सफीर है, अगर उसका क्या रवैया होता कि कंफ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, कॉन्सिलिएटरी। तो कॉन्सिलिएशन से निकला है। कॉन्सिलिएशन क्या होता है? बातचीत करना, ट्राइंग टू मेक सेटलमेंट्स और पीस विद द अपोजिंग पार्टी। कॉन्सिलिएटरी मीन्स के बात को बढ़ाने से रोकना, टू रिड्यूस द, आप ये कह सकते हो, कंफ्लिक्ट, टू मिटिगेट द सिचुएशन। मिटिगेट का भी मतलब ये होता है टू लेसन the situation or to try to overcome the argument. ठीक है जी। so you can say that it's an attempt to make peace. so अगर उसका स्टार्ट से बड़ा कॉन्सिलिएटरी एटीट्यूड रखता, यानी अपनी स्टार्टिंग नेगोशिएशंस में, अपनी इनिशियल नेगोशिएशंस में, तो ये कन्फ्लिक्ट जो था वो टोटली अवॉइड किया जा सकता था। पग्नेशियस का मीनिंग होता है, आप कह सकते हो, हॉस्टाइल या अग्रेसिव, अनफ्रेंडली, बड़ा लड़ाई झगड़े किस्म का। ठीक है। और इनडिफरेंट का तो मीनिंग आप सबको आता ही है। ठीक है। तो इनडिफरेंट का मतलब है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं है। डिप्लोमेट ने वहां पर सेटलमेंट करनी थी, लेकिन अगर उसका ताल्लुक इस तरीके से है कि वो सेटलमेंट ही नहीं कर रहा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि वो, उसको उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। He is least interested in solving that issue. एंड एडामेंट का मतलब होता है स्टबर्न, ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, जो कि अपने पॉइंट से हटता नहीं है। ठीक है। अक्सर लीगल टर्मिनोलॉजी में भी कहते हैं ना, द पार्टी वाज एडामेंट। आगे कोई भी जो मसला है या इशू है उसको साथ अटैच कर देते हैं कि भाई वो अपने पॉइंट से हट ही नहीं रहे थे। अब आप चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने नॉलेजेस ऐड की हैं इसमें, एफिमरल, परमानेंस। नॉलेजेस के अंदर करना क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड होता है, हम सबसे पहले उसका रिलेशनशिप देखते हैं, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एंड फिर उसी से रेलेवेंट जो नीचे हमारे पास चॉइसेस होती हैं उसका हमने रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो लेट्स सॉल्व इट अप। एफेमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। एफेमेरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, या आप ये कहेंगे कि टेम्परेरी। टेम्परेरी। परमानेंस, परमानेंट से निकला है ना, हमें जो रह रहा है, जो परमानेंट है, जो खत्म नहीं हो रहा, लास्टिंग है, तो इसका रिलेशनशिप क्या बनेगा? एरिड एंड मॉइस्चर, क्योंकि एरिड मींस ड्राई, ड्राई, एंड मॉइस्चर मींस वेटनेस, वेट होना किसी चीज का, यानी हवा में जो नमी है या पानी है उसको कहते हैं। दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, जैसे जो ऊपर ऑपोजिट थे, तो इसलिए ऑप्शन बी बनता था यहाँ पे। बाकी सारी चॉइसेस यहाँ पर जो है वो इसका आंसर नहीं बन सकती। ठीक हो गया, क्योंकि देखें ना वो ऑपोजिट नहीं है ना। जैसा फ्रेजाइल ग्लास, फ्रेजाइल का मतलब है वीक, ग्लास जो है वो वीक होता है। पैराडॉक्सिकल, ट्रुथ, सिमिलर मीनिंग में आ रहे हैं। स्कैल्पल, सर्जन। सो स्कैल्पल इज अ टूल विच अ सर्जन यूजेस टू मेक इंसिजंस और टू मेक कट्स। यानी स्कैल्पल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सर्जन जो है, यानी वो डॉक्टर जो के सर्जरी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। नाइफ होती है सॉर्ट ऑफ। ठीक है। यू कैन से इट्स अ टाइप ऑफ अ कटर और अ नाइफ विच स्पेसिफिकली यूज्ड बाय द सर्जन्स टू मेक इंसिजन और टू मेक अ कट ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, अब रिलेशनशिप क्या है पहले मैं देखूं तो ये टूल है और ये उस टूल का यूज करने वाला है, वो प्रोफेशनल है जो कि इस यूज को इस टूल को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ये वो प्रोफेशनल है जो कि उस टूल को यूज कर रहा है। तो पेन ऑथर को यूज करता है, नो डाउट, ठीक है, बन सकता है ये आंसर। मैग्नेट फिजिसिस्ट, चलो मैग्नेट को फिजिसिस्ट यूज करता है इन एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन ऑल द टाइम यूज नहीं करता ना, उसका मेन टूल नहीं है, तो ये तो नहीं बन रहा आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो उसके मेन टूल की बात हो रही है। कंपस नेविगेटर, यस, कंपस जो है उसको नेविगेटर यूज करता है टू नेविगेट, नेविगेट करने के लिए, मूव करने के लिए। नहीं, पुराने वक्तों में तो कंपस की मदद से डायरेक्शन देखते थे ना, और डायरेक्शन देखकर तो फिर वो मूवमेंट्स करते थे शिप्स की या बाकी चीजों की। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट चॉइस बनती है वो चाइजल और स्कल्प्टर बनती है। चाइजल इज अ टूल जिसको स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कहते हैं उस शख्स को जो कि स्टैचूज बनाता है, यूज करता है, यूज करता है टू कार्व स्टोन्स, स्टोन्स को कार्व करने के लिए यूज करता है वो। ठीक है, स्टोन्स को काटने के लिए, कार्विंग के लिए यूज करता है, टू कार्व स्टोन्स, मुजस्मे बनाने के लिए। तो कटिंग का क्योंकि इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व है तो ये ज्यादा है और ये इसका मेन टूल है। सो काम भी मिलता जुलता है, इसलिए हमारे पास ज्यादा बेटर चॉइस ये बनती है। ऑल्दो ए एंड डी का भी रिलेशनशिप सिमिलर है, लेकिन फिर क्या करना है कि अगर आपके पास मोर देन वन सिमिलर चॉइसेस आ रही होती हैं तो फिर एग्जाम में क्या करना होता है नॉलेजेस के अंदर, कि फिर आपने जो ज्यादा क्लोजेस्ट चॉइस होती है वो मार्क करनी होती है। तो नॉलेजेस में अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होती है, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही होती है कि भी कौन सा आंसर मार्क करें, तो फिर इस तरह से आप उसको देख लिया करें। कैकोफोनी साउंड, तो कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है ऐसी आवाज जो कि आपके कानों को बड़ी, आप कह सकते हैं हार्श लगे, या नॉइज होती है, आप ये कह सकते हो इसे नॉइजी साउंड है, नॉइज, नॉइज, ठीक है। तो नॉइज या हार्श साउंड, आप ये भी कह सकते हैं कि हार्श साउंड, अ साउंड विच इज अनप्लेजेंट टू योर ईयर्स, ठीक है, जो आपके माइंड को, आपके कानों को अच्छी न लगे। हार्मनी म्यूजिक, हार्मनी और म्यूजिक, देखिए हार्मनी तो प्लेजेंट है ना, प्लेजेंट साउंड है, तो सिमिलर आइडिया यहाँ पे तो ऑपोजिट था कि भाई नॉइजी साउंड, यानी उसका इफेक्ट था, आप ये कह सकते हो कि उसका बुरा इफेक्ट था, ठीक है, उसका वो क्या था, उसका वो बुरा इफेक्ट था। तो हमने वो ढूंढना है कि जो एक ही चीज का दूसरा इफेक्ट बन रहा हो। तो ग्लेयर लाइट, यस, लाइट की वजह से आंखों में क्या पड़ता है, ग्लेयर पड़ता है, जो चुभन सी होती है जब आप एट नाइट टाइम यू आर ड्राइविंग और जो ऑपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है और उसने अपनी बीम जो है वो हाई की में, हाई बीम के ऊपर है, वो उसकी आंखों का ग्लेयर, आप उसकी लाइट का ग्लेयर आपकी आंखों में पड़ता है। दिस इज द बेटर चॉइस। ऑर्डर, फ्रेग्रेंस, ये तो एक दूसरे का समझें कि ऑपोजिट हो गए ना। ऑर्डर तो जनरली बुरी स्मेल के लिए वैसे यूज होता है, फ्रेग्रेंस तो अच्छी होती है, राइट। इसी तरीके से मेलेडी ऑल्सो रिलेट्स टू अ हेल्थ सिचुएशन, आप कह सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, अब हमने क्या करना है कि सिनोनिम्स पॉइंट आउट करने हैं। और अब नए एक स्टाइल से सिनोनिम्स समटाइम्स एग्जाम के अंदर पूछे गए होते हैं, और वो क्या है कि सिनोनिम्स को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ होता है किसी स्पेसिफिक वर्ड को इन द सेंटेंस, और आपको कहा जा रहा होता है कि आप इसका जो सिनोनिम है आप वो बताएं, या इसका मोस्ट नियरली ऑपोजिट बताएं। तो मोस्ट नियरली ऑपोजिट का मतलब है कि वहां पे फिर एंटोनिम बताना है। बहरहाल यहाँ पर सिनोनिम बताना है, कह रहे चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द बोल्डेड वर्ड्स, ठीक है, सिमिलर टू द मीनिंग टू द बोल्डेड वर्ड्स। तो वैसे तो ये सारा ही बोल्ड है, यहाँ पे मैं मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको कि वर्ड कौन सा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन होना चाहिए था। कह रहे दैट जज वाज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल हैंडलिंग ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस, नेवर अलाउइंग पर्सनल बायस टू इंटरफेयर, पर्सनल बायस टू इंटरफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना जिसका हमने मीनिंग बताना है वो इम्पार्शल है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, इम्पार्शल है, तो हाईलाइटेड होगा वो वर्ड, या सिर्फ वही वर्ड आपके पास क्वेश्चन में बोल होगा। मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने सारा ही बोल टाइप कर दिया है। कह रहा था जज वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शल हैंडलिंग ऑफ हाई प्रोफाइल केसेस, यानी जज जो फेमस था वो इस बात पे फेमस था कि वो इम्पार्शल रहता था हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर, और कभी भी वो पर्सनल बायस को इंटरफेयर नहीं करने देता था, यानी मुदाखलत करने नहीं देता था। इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि अनबाइस्ड रहना, ठीक है, अनबाइस्ड रहना, यानी फेयर ट्रायल करना,
ये ना देखना कि आप यानी किसी की साइड ना लेना या किसी को अननेसेसरीली एडवांटेजेस ना देना ट्रायल के दौरान, केस के दौरान। सो फेयर था या अनबायस था, आप ये कह सकते हैं। अनबायस का मतलब है कि किसी एक पार्टी का साथ ना देना, बल्कि न्यूट्रल रह के। और होना भी ये चाहिए ना कि जजेस को या पॉलिटिशियंस को या जितने भी लॉ मेकर्स हैं, उनको अनबायस्ड रह के, इम्पार्शल रह के केसेस को सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो कितने मर्जी हाई प्रोफाइल या कितने पावरफुल लोगों के केसेस ही ना हो। तो यहाँ पे वर्ड आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग यही है कि अनबाइस्ड रहना, आप कह सकते हो फेयर रहना। इम्पार्शियल का मतलब ये है नहीं। जो ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी ट्रायल का, फेयर ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रेट ऑफ लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो, यानी जो कसूरवार है उसको सजा मिले, तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जेलिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा जेस्ट से कोई काम करना, बड़ा एनर्जेटिक होकर काम करना। प्रोजेडिस का तो मतलब है किसी का साथ देना, तो वो यहाँ पर मिसफिट है। सब्जेक्टिव का भी मतलब यह है कि यानी एक किसी, यहाँ पर वो फिर इस तरह से मीनिंग उसका एडजस्ट होगा या इस तरीके से यहाँ पर सेटल होगा कि भाई किसी का साथ देना, कुछ स्पेसिफिक चीज को देखते हुए वे फैसला करना। जबकि फैसला वो क्या करता है, मेरिट पे करता है, अनबाइस्ड होकर करता है, न्यूट्रल होकर करता है। ये नहीं देखता को कितना बड़ा हाई प्रोफाइल शख्सियत उसमें इन्वॉल्व है। हर मेटिकुलस अप्रोच टू द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंश्योर दैट एवरी मेजरमेंट वाज प्रिसाइज। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो मेटिकुलस का है। तो मेटिकुलस का हमने सिनोनिम बताना है, यानी मीनिंग बताना है कि वो किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मेटिकुलस अप्रोच टू द आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब है जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है उसके साथ है। इंश्योर्ड यानी कंफर्म करता है कि हर जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, यानी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही है। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल होकर कोई काम करना। ठीक है। एक्सट्रीमली केयरफुल होकर कोई काम किया जाए, बड़ा प्रिसाइज होके, एक एक छोटी छोटी डिटेल को, यानी माइन्यूट डिटेल को भी मद्देनजर रखा जाए। ये मिनट नहीं पढ़ना, माइन्यूट पढ़ना है। एम आई आई ऐसे चिपक गया उसके साथ, MINUTE, माइन्यूट। माइन्यूट डिटेल का भी ख्याल रखा जाए। तो दोबारा लिख लेते हैं, स्पेलिंग वैसे उसके गलत हो गया। तो माइन्यूट डिटेल्स का भी ख्याल रखा जाए, यानी एक छोटी छोटी चीज को भी मद्देनजर रखते हुए एक चीज को डिजाइन करना, ये उसकी हैबिट है। स्क्रूपुलस जो है, इस बात का भी मीनिंग यही होता है, मेटिकुलस से मिलता जुलता ही इसका मीनिंग होता है कि पेइंग क्लोज अटेंशन टू ईच टाइनी डिटेल। ये इस बात का मतलब होता है, यानी एक्सट्रीमली केयरफुल। आप ये कह सकते हो कि एक्सट्रीमली केयरफुल। बाकी सारे जो है वो इसके ऑपोजिट बनते हैं। केयरलेस, केयरलेस होके वो काम करेगी तो वो कैसे मेजरमेंट्स प्रिसाइज लेगी, कभी भी नहीं हो सकता। हैफ एजर्डली का मतलब होता है विदाउट किसी लॉजिक के कोई काम करना, पहले वहां से काम कर लिया फिर वहां से कर लिया, नहीं रैंडमली कोई काम। हैफ हैजर्ड का ये मीनिंग होता है। मैग्नानिमस भी सॉर्ट ऑफ इसी में यूज होता है, इस तरह के मीनिंग में यूज होता है। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। द पॉलिटिशियंस अवेसिव आंसर्स ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्दर फ्यूल्ड द पब्लिक सस्पिशन। अवेसिव, यहाँ पे जो वर्ड है अवेसिव। ठीक है। सो अवेसिव का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट है ना उसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर, यानी अवेड करने का मतलब भागना किसी बात से। तो यहां पर भी आप ये कह सकते हो कि अनक्लियर के जो अनक्लियर किस्म के जो उसके आंसर्स थे, अनक्लियर किस्म का उसका जो रवैया था, रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब होता है, कहते हैं ना, मजीद आग लगाना। सस्पिशन कहते हैं शक को। सस्पिशन का मतलब क्या है, शक में आ जाना। फ्यूल्ड यानी लोगों का जो उसके ऊपर शक था वो फर्दर उसको बढ़ा रहा है, फर्दर उसको बढ़ा रहा है। द पॉलिटिशियंस evasive answers during the press conference further fueled the public suspicion। यानी जो जिस तरह के उसने अजीबो गरीब किस्म के जवाब दिए थे, इनडायरेक्ट किस्म के, अनक्लियर किस्म के, तो लोगों का शक उस पर मजीद चला गया, पब्लिक का शक उस पर मजीद चला गया। सो कैंडिड तो उनका तो मतलब होता है ऑनेस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। और फोर्थ राइट का भी मतलब होता है सीधा पॉइंट के ऊपर। तो ये अगर इस तरीके के आंसर देता तो लोगों का शक थोड़ी उस पर जाता। लोगों का शक उस पर इसलिए गया है कि उसने एम्बिगुअस किस्म के, यानी अनक्लियर किस्म के आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे वर्ड होगा यूज, करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर इक्वी वोकल। आंसर बनेगा वेसिव का। इक्वी वोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस, यानी अनक्लियर। अनक्लियर वे किस्म के आंसर देना।
राइट जी। सो आगे अब हम चलते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि जी चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द बोल्डेड वर्ड। देखिए मैंने तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ना यहाँ पे पूरा सेक्शन के ऊपर हेडिंग डाल दी है, पेपर में ऐसे नहीं होगा। आप एक क्वेश्चन करेंगे, आगे दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर ये चीज मेंशन होगी, तो आपने गौर से करना है। यहां पर कह रहा है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द बोल्डेड वर्ड। आपने मोस्ट नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि आपने इसका एंटोनिम मार करना है। मोस्ट नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि आपने इसका एंटोनिम वहां पर मार करना होगा। अगेन यहाँ पर भी मैं वर्ड जो है वो हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पर इस वर्ड को अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे तो एम्बिगुअस का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, पहले द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैनुअल वर क्वाइट एम्बिगुअस लीडिंग टू सेवरल असेंबली एरर्स। जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैनुअल वर क्वाइट अनक्लियर। एम्बिगुअस का वर्ड अभी क्योंकि ऊपर यूज हुआ है। वेग, वेग का भी मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ये तो इसका मीनिंग है। अब देखो ना, पता चल रहा है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस बड़ी अनक्लियर थी, जिसकी वजह से बहुत सारे असेंबली एरर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग एरर्स। असेंबली का मतलब होता है कि पार्ट्स आपके पास पड़े हुए हों, आप उनको असेंबल करें, आप उनको जोड़ें, आप उनको जोड़कर जो है ना आप क्या करें कि आप उनको कंबाइन कर कर कोई चीज बनाएं। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि कार्स के पार्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, यहाँ पर असेंबल किया जाता है, उनको सिर्फ जोड़ा जाता है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो अभी तक उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकी, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगी हैं, ठीक है। तो बहरहाल वेग का तो मतलब है अनक्लियर, एम्बिगुअस का मतलब है यानी वेग अनक्लियर। हमने ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट होगा इसका ल्यूसिड। ल्यूसिड का वर्ड मैंने ऊपर भी कहीं यूज किया था, मैंने कहा था कि ल्यूसिड का मतलब जो होता है वो होता है क्लियर। अगर तो मैनुअल्स क्लियर होते तो फिर तो असेंबली एरर्स ही नहीं आते। हमने इसका ऑपोजिट बताना है ना, तो वी हैव टू टेल द ऑपोजिट ऑफ इट, राइट। डिस्पाइट हिज इमेंस हेल्थ, द philanthropist lived a frugal lifestyle in a small apartment। उसकी इमेंस वेल्थ के बावजूद, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, इमेंस मींस ह्यूज, ठीक है। इमेंस मींस ह्यूज। अच्छा यहाँ पे जिस वर्ड का मीनिंग बताना है वो फ्रूगल है, वो फ्रूगल है, ठीक है। डिस्पाइट इज इमेंस वेल्थ, अच्छी खासी वेल्थ होने के बावजूद फिलंथ्रोपिस्ट था। फिलंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। उसने बड़ा फ्रूगल किस्म का लाइफ स्टाइल ने गुजारा और एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहता था, यानी इतना पैसा होने के बावजूद। सो फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, यानी ऐसा शख्स जो कि बड़ा सोच समझ के खर्च करता है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है लैविश, लैविश, लग्जूरियस आप कह सकते हो इसको। और उसके से भी अच्छा वर्ड है कि आप कह सकते हो वेस्टफुल, यानी पैसे या रिसोर्सेज को जाया करना। तो एक्स्ट्रावेगेंट इसका एंटेनम बनेगा। थ्रिफ्टी तो इसका मीनिंग है ना, ये इसका मीनिंग है। तो मैंने वैसे मीनिंग बता दिया समझाने के, जैसे ऊपर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हमने एंटोनिम मार करना है। द टीम फेल्ट एक्सिलरेटेड आफ्टर द ग्रूलिंग क्लाइंब टू द समिट ऑफ द माउंटेन। द टीम फेल्ट एक्सिलरेटेड आफ्टर द ग्रूलिंग क्लाइंब टू द समिट ऑफ द माउंटेन। एक्सिलरेटेड का यहाँ पे आपने बताना है एंटोनिम। और ग्रूलिंग का मतलब होता है यानी टफ किस्म की, यानी जिसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी और आपका रिस्क जो है फैक्टर इन्वॉल्व हो। टू द समिट ऑफ द माउंटेन, टू द बेस ऑफ द, टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर जाना है, ठीक है। तो एक्सिलरेटेड, सो एक्सिलरेटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैप्पी होना, खुश होना। यानी टीम को समिट पे पहुंचकर बहुत ज्यादा इतना टफ क्लाइम करने के बाद, ठीक है, समिट पे पहुंचने पे बहुत ज्यादा उनको हैप्पीनेस हुई। दे फेल्ट हैप्पी। हैप्पी तो नहीं कहेंगे, दे फेल्ट हैप्पी कहेंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी थे या एक्साइटेड भी आप कह सकते हो। तो इसका ऑपोजिट हमने बताना है, हो जाएगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है डिस्करेज्ड, 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 या आप कह सकते हो डिप्रेस्ड, या आप ये भी कह सकते हो डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड या डिप्रेस्ड। एरर आइडेंटिफिकेशन पे अब हम आते हैं। और एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने मार्क करना होता है कि किस पॉइंट के अंदर जो है वो मिस्टेक है। सो मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता देता हूँ कि एरर है क्यों। लेकिन आपने सिर्फ एग्जाम में चॉइस ए बी सी डी या समटाइम्स ई होती है चॉइस, ई के अंदर मेंशन होता है देयर इज नो एरर। तो ई यूजली क्या होता है कि अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो नो एरर की चॉइस भी आपके पास मेंशन होती है इस तरह से, और फिर आप ई को मार्क करते हैं। कह रहे नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज was aware of the sudden changes in the company policy. So
देयर वाज अ प्रीवियस एक्सरसाइज ऑफ एरर आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि नाइदर और नॉर वाले केसेस के अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है। नाइदर के साथ जो सब्जेक्ट है वो मैनेजर है और नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है वो एम्प्लॉयज है। तो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि नाइदर और नॉर के केस में या आइदर और के केस में या इन अदर सिमिलर केसेस यू हैव टू सी द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। सो नॉर के साथ जो सब्जेक्ट है वो एम्प्लॉयज है, एंड एम्प्लॉयज क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी में मिस्टेक है। तो आप ऑप्शन सी को क्या कर देंगे? आप उसको सर्कल कर देंगे इस तरह से, या आप ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, आप जो आगे चलेंगे। कह रहा है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द सन बिगिन टू सेट behind the tall buildings। walking down the street, ठीक है, the sun begin to set behind the tall buildings। ठीक है, अब देखो ऐसे लग रहा है कि walking down the street the sun begin to set, यानी जब वो नीचे जा रहा था तो ऐसे लग रहा है, इसने बात ऐसे लिखी है कि जैसे आप ये कह सकते हो कि जो सूरज है ना वो चलता हुआ जा रहा है स्ट्रीट के नीचे। ठीक है, सो इसका करेक्टेड वर्जन या तो ये हो सकता था वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कोमा आई सॉ द सन बिगेन टू सेट बिहाइंड द टॉल बिल्डिंग। तो ये जो डैंगलिंग मॉडिफायर इसने यूज किया, डैंगलिंग मॉडिफायर्स वो होते हैं जो स्ट्रेस देने के लिए यूज होते हैं, चीज बताने के लिए यूज होते हैं, वो इसने बड़ा ही अजीब स्टाइल के अंदर जो है वो इसने यूज किया है। ठीक है, और उसकी बात से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इंसान नहीं, जैसे कोई शख्स नहीं या वो नहीं, ठीक है, बल्कि क्या है कि सूरज ही जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। तो इस डैंगलिंग मॉडिफायर का जो यूजेज है वो गलत है। तो डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब होता है कि ऐसा ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज में होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया ना डैंगलिंग मॉडिफायर का, तो अगर आपके इंट्रोडक्टरी फ्रेज के अंदर ही मिस्टेक है, इंट्रो फ्रेज के अंदर ही मिस्टेक है, स्टार्टिंग फ्रेज के अंदर ही अगर आपकी मिस्टेक है, जिसने आगे स्विच ऑन करना है, मॉडिफाई करना है, यानी उस नाउन के ऊपर स्विच करना है, यानी मॉडिफाई यानी स्विच करना है, वही अगर इनकोरेक्ट आ रहा है तो फिर आप तो कहेंगे। तो डैंगलिंग मॉडिफायर यहाँ पर इनकोरेक्ट है, यानी स्टार्टिंग फ्रेज यहाँ पर इनकोरेक्ट है। तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कोमा आई सॉ द सन बिगिन टू सेट बिहाइंड द टॉल बिल्डिंग, ये करेक्ट होगा इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में मिस्टेक है। द न्यू सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो इट इज मोर रिलायबल देन द प्रीवियस वर्जन। तो रीड कर लिया करें, जिसमें मुझे इसमें भी कोई एरर नहीं मिला या ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई एरर नहीं है। देखते हैं यहाँ पर कि क्या है, दोबारा इसको फिर आप रीड आउट कर लें। द न्यू सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फास्टर बट इट इज मोर रिलायबल, इट इज मोर बट ऑल्सो इट इज मोर रिलायबल लिखा हुआ है ना इसने, बट ऑल्सो इट इज मोर रिलायबल। ठीक है, तो यहां पर ये होना चाहिए था कि द न्यू सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फास्टर बट ऑल्सो मोर रिलायबल। भाई उसी की बात हो रही है ना, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, बट ऑल्सो मोर रिलायबल देन द प्रीवियस वर्जन। इट इज की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो अब ये देखें, ए का मतलब है ये पार्ट, बी का मतलब होगा अगर इस पार्ट में मिस्टेक है, सी का मतलब है अगर इस पार्ट में मिस्टेक है, यानी सी से पहले वाला, तो डी का मतलब है डी से पहले तक वाले पार्ट में जो मिस्टेक है। तो यहाँ पर डी के अंदर जो है वो मिस्टेक है, तो आप डी को करोगे। इट इज की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो डी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। डिस्पाइट ऑफ द हैवी रेन द आउटडोर कंसर्ट कंटिन्यूड एज स्केड्यूल्ड। डिस्पाइट ऑफ, भाई डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये पाकिस्तानी इंग्लिश है। डिस्पाइट का तो मतलब ही होता है ना उसके बावजूद, तो हम कहेंगे डिस्पाइट द रेन या डिस्पाइट द हैवी रेन। ठीक है, या फिर अगर ऑफ लगाना चाहते हो तो फिर इंस्पाइट लगाओगे, डिस्पाइट नहीं लगाओगे, फिर आप लिखोगे इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ द हैवी रेन। बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता। ठीक है जी, तो मिस्टेक मैंने बता दी। आगे चलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्विकली इसको करते हैं। देखें, अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक टेक्निक ये भी हो सकती है कि पेपर के दौरान आप क्या कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड आउट कर लो। इफ यू वांट टू रीड आउट द क्वेश्चंस, या आप गिव अ क्विक ग्लांस ऑफ द हैव अ क्विक ग्लांस ऑफ द क्वेश्चंस।
ठीक है, क्विक एक नजर डालें आप उसके ऊपर, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या बताना है। तो एक तो मैंने मेन पैसेज की समरी बतानी है। सेकेंडली मैंने बताना है कि रैशनल डिसीजन मेकर किस चीज पे फोकस करे। तो मेरे जहन में ये बातें रह जाएंगी, बोरिंग मूवी से उसकी मुराद क्या है, और फिर क्या है कि थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, ये इस बात का मतलब क्या है। तो मैंने किन किन चीजों को बताना है कि भाई रैशनल डिसीजन वाली बात को बताना है, तो रैशनली का यहाँ पर कहीं कहीं जिक्र हो रहा है, थ्रोइंग गुड मनी का यहाँ पर कहीं जिक्र हो रहा है। मेन आइडिया तो मुझे पढ़कर होगा। और एक और क्वेश्चन था, दोबारा मैं वापस आता हूँ, कह रहा है कि बोरिंग मूवी से मुराद यहाँ पर क्या है। सो देखते हैं कि कहीं पर मुझे नजर आ रहा है बोरिंग मूवी, तो फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा और मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगा। सो थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ मैंने ऐड किया। तो लेट अस नाउ रीड दिस पैराग्राफ। कह रहे द संक cost philosophy is a cognitive bias that describes the tendency to follow through an endeavor if we already invested time, effort, or money into it, whether or not the current costs outweigh the benefits. In economics, a sunk cost is any past expense that cannot be recovered. Rationally, only incremental cost and future benefits should influence a decision. तो इकोनॉमिक्स में वो कह रहा है कि संक कॉस्ट एक ऐसी चीज है, एक डेफिनेशन में पता चली कि एक ऐसा पास्ट एक्सपेंस है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। रैशनली ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड फ्यूचर बेनिफिट शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। However, human psychology is rarely strictly rational. We often feel guilty for wasting resources, which leads us to throw good money after bad. ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे होते हैं कि और हम क्या करते हैं कि वो मनी जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता उसको बचाने के लिए मजीद पैसे जो है वो जाया कर रहे होते हैं। दिस बिहेवियर इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंस, इट मैनिफेस्ट्स इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फेलिंग कैरियर्स, एंड इवन द रिफ्यूजल टू लीव अ बोरिंग मूवी मिडवे बिकॉज द टिकट वाज एक्सपेंसिव। कहता है कि ये जो ऑथर ये कह रहा है कि ये बिहेवियर जो है ना वो सिर्फ फाइनेंस के साथ लिमिटेड नहीं है कि हम बैड मनी को बचाने के चक्कर में अपना गुड मनी जाया कर रहे हैं, बल्कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर भी ऐसा हो रहा होता है। आपका कैरियर फॉल हो रहा है, फेल हो रहा है, उसमें भी ऐसा हो रहा होता है। आप किसी एक्सपेंसिव टिकट को बाय करके किसी इवेंट पे या किसी मूवी को देखने के लिए गए हैं, अब आपको पता चल रहा है कि भी मेरे पैसे जाया हो गए, बट आप वहां से उठना नहीं चाह रहे क्योंकि आपने वहां पर खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, कह रहा है विच द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। सम कॉस्ट आर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या उसने ये कहा कि भाई सबसे ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। अगला चॉइस देखते हैं, नेक्स्ट चॉइस को अब हम लोग देखते हैं। सारे वैसे चॉइसेस देख लिया करें आप लोग इस तरह की सिचुएशन के अंदर, ठीक है, ताकि आप जो है ना जो ज्यादा बेटर चॉइस है उसको मार कर सकें। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इज ऑफन हैम्पर्ड बाय इमोशनल अटैचमेंट टू पास्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और यस मुझे तो ये लग रहा है कि ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि उसने कहा कि भाई जो हमारे पास्ट डिसीजन होते हैं, हमारा उनके साथ जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, उनके ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके साथ हम जो है ना एसोसिएट कर रहे होते हैं अपने अपने डिसीजंस को। जिस लास्ट में उसने बात की कि आप जो है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ना चाहते कि यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी इन इट। आप किसी बोरिंग मूवी से उठ के नहीं जाना चाहते क्योंकि आप ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव टिकट लेके बाय कर चुके हैं सेक्ट्रा। मुझे तो ये आंसर लग रहा है, बट अगेन सारी चॉइसेस को देखा करें। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट ऑल पास्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिकवर्ड इवेंचुअली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा था कि कुछ कॉस्ट रिकवर नहीं किए जा सकती। ठीक है, संक कॉस्ट होती वो है कि जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते। यही वजह थी कि मैंने ए को जो है ना कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि उसने कहा था कि संक कॉस्ट रिकवर ही नहीं की जा सकती, इसलिए संक कॉस्ट के ऊपर वर्क करने का जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट ऑल पास्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिकवर्ड इवेंचुअली, वो कभी भी नहीं। द संक कॉस्ट फैलेसी ओनली अप्लाई टू हाई स्टेक बिजनेस एनवायरमेंट्स। नो, यहाँ पे उसने बात की थी कि ये चीज ना सिर्फ फाइनेंशियल या फाइनेंशियल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो है वो मैनिफेस्ट करती है रिलेशनशिप्स में भी, कैरियर्स में भी, और आपकी सिंपल डिसीजन मेकिंग में भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ही है। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रैशनल डिसीजन मेकर शुड फोकस ऑन पास्ट एफर्ट्स ऑन इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो क्या हमें पास्ट एफर्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए? नो। उसने कहा था रैशनल थिंकिंग ये होती है कि आप फ्यूचर बेनिफिट्स को देखें।
और एडिशनल कॉस्ट को देखें, यानी किसी पास्ट की चीज को रिकवर करने के चक्कर में आप उसके ऊपर जो है ना वो मजीद कॉस्ट लगा के पैसे जाया ना करें। ठीक है, तो फ्यूचर बेनिफिट्स एंड एडिशनल कॉस्ट को देखें। द ऑथर मेंशन द बोरिंग मूवी टू इलस्ट्रेट द एंटरटेनमेंट इज द प्राइमरी सेक्टर में द पॉलिसी अकर्स द सम कॉस्ट पॉलिसी इफेक्ट्स एवरीडे लाइफ नॉट जस्ट इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट है कि उसने कहा था कि ये सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस में मैटर नहीं करती, बल्कि कॉमन सेंस के अंदर या कॉमन लाइफ जो इश्यूज हैं उनके अंदर भी ये चलता है। So last question from the English section, based on the context, the phrase throwing good money after bad most likely means। तो ये जो context, ये जो phrase थी जिसमें उसने कहा कि throwing good money after bad most likely means, इस बात का मतलब क्या है? Investing more in a failing venture to try to save it? Yes, it seems to be the answer. Donating money to a charitable cause, earning a profit from a risky investment, choosing to spend money on high quality goods. No, option A is the correct choice here। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी एक चीज जिसमें हमारे पैसे ज़ाया हो चुके हैं उसके ऊपर हम कुछ सेविंग करने के लिए या उसको बचाने के चक्कर में हम क्या कर रहे होते हैं कि मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। सो ये एक ट्रिक जो मैंने आपको लास्ट में बताई कि आप क्या करेंगे कि गिव अ क्विक ग्लैंस टू द क्वेश्चंस, ठीक है, उस पर बड़ी तेजी से नजर दौड़ाई और फिर मेन आइडियाज या देख लिया कि वहां पर वो क्या चीज पूछ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और फिर उसके मुताबिक जो है ना वो आपने अपने आंसर ढूंढे, तो आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी। इस तरह से आप टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। Like, comment, and subscribe.